नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं झबरेड़ा नगर पंचायत की, जहां पर कांग्रेस जीती है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस की जीत हुई है झबरेड़ा में, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के भी कई सीटों पर बढ़त देखी जा रही है। तो 11 में से 7 सीटों पर बीजेपी आगे है और अल्मोड़ा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। पिथौरागढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। देहरादून हल्द्वानी में भी भारतीय जनता पार्टी आगे बनी हुई है। तो काशीपुर में कांग्रेस कैंडिडेट आगे है। निकाय चुनाव में बम्पर जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। 11 में से 7 निगमों में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। अल्मोड़ा की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, यहां पर बीजेपी की बढ़त देखी जा रही है। देहरादून हल्द्वानी, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। तो निकाय चुनाव में बम्पर जीत की तरफ बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं झबरेड़ा की बात की जाए तो झबरेड़ा में कांग्रेस पार्टी की बढ़त बनी हुई है और अभी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी यहां से जीत गई है। तो आपको नगरीय निकाय इलेक्शन के रिजल्ट बता रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। तो उत्तराखंड निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत की तरफ आगे देखी जा रही है। देहरादून हल्द्वानी समेत 11 में से 7 निगमों में भारतीय जनता पार्टी आगे है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में भी बीजेपी की जीत हुई है। चुनावी सरगर्मी के बीच में उत्तरकाशी में आज सुबह से आए भूकंप के 3 झटके, बीते 36 घंटे में 6 बार भूकंप के झटके से दहशत में लोग देखे जा रहे हैं। और झबरेड़ा नगर पंचायत की बात करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है और नगर पंचायत लमगांव से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट रोशन सिंह, रांगड़ चमोली नगर पंचायत गैरसैंण से अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी मोहन भंडारी जीते हैं और नगर पंचायत शमियाला से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राणा ने जीत दर्ज की है। तो अल्मोड़ा में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। अल्मोड़ा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। अल्मोड़ा में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। अल्मोड़ा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। बीजेपी प्रत्याशी अजय वर्मा पहले मेयर बन गए हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। बीजेपी के नवनिर्वाचित मेयर अजय वर्मा ने कहा है कि जनता ने जो विश्वास जताया है, उनका भरोसा तोड़ा नहीं जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने भी जनता का धन्यवाद किया है। इतिहास कोई नहीं बदलता है। देवतुल्य जनता जिस दिन अपनी आत्मा में जगह बना लेती है, तो उस दिन स्वयं ही इतिहास बदल जाता है। ये इतिहास गवाह है। ये ऐतिहासिक जीत अल्मोड़ा की अपने आप में, मैं अल्मोड़ा के सभी नागरिक जनों का, मातृशक्ति का, भाइयों को, बुजुर्गों का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और हमारे मेयर के प्रत्याशी अजय जी को और सभी पार्षदों को ऐतिहासिक बहुमत से जिता करके विकास में मोहर लगाई है। नैनीताल के पहाड़ी हिस्सों में कांग्रेस की जीत हुई है। जिले में कांग्रेस ने नैनीताल, भीमताल और भवाली तीनों पालिका सीटों पर कब्जा कर लिया। इन तीनों जीत के बाद में पहली बार ये जीत इसलिए भी कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है कि तीनों ही सीटों पर कांग्रेस ने एक साथ जीत दर्ज की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया है। नैनीताल सीट पर कांग्रेस की सरस्वती खेतवाल ने बीजेपी की जीवंती भट्ट को हराया है। तो भवाली में कांग्रेस के पंकज आर्य और भीमताल में कांग्रेस की सीमा टम्टा ने जीत दर्ज की है।
बिल्कुल देंगे, सारे काम करेंगे। जो भी काम मेरे नगर पालिका के अंडर आएंगे उन सारे काम को मैं शहर से स्वीकार करूंगी। बाकी जो मैं अपनी जन सेवा करती हूँ उसको भी करते रहूंगी। क्षेत्र के विकास के लिए मैं परस्पर प्रयास करूंगी और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगी। और बहुत कांटे की टक्कर थी। मेरे हर एक कार्यकर्ता और सभी लोग, मेरा परिवार, सब लोग मेरे सपोर्ट में हैं और भगवान का आशीर्वाद रहा तो मैं सब काम अच्छे से करूंगी। नैनीताल जिले के पहाड़ी हिस्सों में मिली कांग्रेस को ये जीत किसी संजीवनी से कम नहीं है। हालांकि बीजेपी के चुनावी मैनेजमेंट पर सवाल उठते रहे हैं और इसके अलावा जो जिले के पहाड़ी जिलों के विधायक हैं उनके कामकाज पर भी ये सवाल जीत खड़ी करती है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। जोशीमठ नगर पालिका में कांग्रेस प्रत्याशी देवेश्वरी शाह की जीत हुई है। देवेश्वरी शाह को कुल 2336 वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सुषमा डिमरी को 1888 वोट मिले हैं। देवेश्वरी देवी ने 448 वोटों से जीत दर्ज की है। जीत के बाद में विजय जुलूस भी निकाला गया है। तो आपको बता दें कि यहां पर भी देखा गया है कि कांग्रेस प्रत्याशी देवेश्वरी शाह की जीत हुई है, जिसके बाद में जश्न की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर समर्थकों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस कैंडिडेट की जीत के बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता और देवेश्वरी शाह के समर्थकों ने विजय जुलूस निकालकर जश्न मनाया और एक दूसरे को बधाई दी। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ और अपने पूरी टीम, हमारे विधायक जी हैं, कांग्रेस परिवार के समस्त लोग, सबके प्रयास से और जोशीमठ की देवतुल्य जनता के प्रयास से मुझे ये जीत मिली है। और मैं आगे प्रयास करूँगी, अपने जोशीमठ को बहुत बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करूँगी। तो देवेश्वरी शाह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने मीडिया का भी धन्यवाद किया और साथ ही जनता का भी आभार जताया कि उन्होंने वोट देकर देवेश्वरी शाह को विजय बनाया है। और नगर निगम की सीटों के रिजल्ट भी आपको दिखा रहे हैं। नगर पालिका के रिजल्ट भी आप देख रहे हैं। 9 पर बीजेपी आगे है, 10 पर कांग्रेस पार्टी और 5 पर अन्य। तो नगर पंचायत में वे भी आपको बता रहे हैं कि कौन सी सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और कौन सी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत देखी जा रही है। 8 सीटें जहां से बीजेपी आगे है और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी। नगर पालिका में 9 पर बीजेपी आगे है तो 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी है। और सुनील प्रभात हमारे साथ में जुड़ गए हैं देहरादून से लाइव। शैलेंद्र नेगी हल्द्वानी से जुड़ गए हैं। नितिन सेमवाल चमोली से जुड़ गए हैं। विजयवर्धन उप्रेती जुड़ गए हैं पिथौरागढ़ से और साथ ही पुलकित शुक्ला हमारे साथ में जुड़ गए हैं हरिद्वार से। सबसे पहले सुनील, मैं आप ही के पास में आऊंगी। अब काफी हद तक जो तस्वीरें हैं वो साफ हो चुकी हैं। कई जगह पर हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। ऐसे में अगर बात कर ली जाए देहरादून की, सियासी हब इसे कहा जाता है, तो कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए देहरादून में क्या नज़ारा है, आप मेरे पीछे, मैं कहूँगा कि एक बार आप देखें कि मैं काउंटिंग सेंटर के बाहर हूँ। यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं कि इससे ये देखा जा सकता है कि लोगों में कितना जोश है, कितना उमंग है चुनाव को लेकर। ये लोग अभी नहीं, सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं। हमने दिन में भी अपने दर्शकों को बताया था कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। ये सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं। दोस्त, आप किसके समर्थन में आए हो? किसके समर्थन में आए हैं? सिलेंडर के। कब से हैं आप लोग? हम सुबह से यहीं पे अलग अलग पार्टियों के, कोई निर्दलीयों के समर्थक यहाँ पर हैं। आप किसके समर्थन में यहाँ पर हैं? आप कब से आप लोग यहाँ पर? कब से है? कितना समय हो गया? इनका चौथा कार्यकाल है इस टाइम पे, हमारी कमली दीदी का। आप कहना चाहेंगे? ठीक है, चलिए शैलेंद्र नेगी का रुख कर लेते हैं। हल्द्वानी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं शैलेंद्र। हल्द्वानी का रिजल्ट क्या कहता है और कैसी तस्वीरें आपके आसपास?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच में सीधी टक्कर है और बहुत ही क्लोज मुकाबला, करीबी मुकाबला इस हल्द्वानी जो कि सबसे बड़ा नगर निगम है इस पूरे कुमाऊं का, यहां पर देखने को मिल रहा है। दूसरा बड़ा जो नगर निगम है वो रुद्रपुर और काशीपुर, दो बड़े नगर निगम ये हैं और वहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बिल्कुल सीधी की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है और बहुत ही क्लोज, यानी अंतिम क्षणों तक 6 राउंड की काउंटिंग होनी है। 3 राउंड की पूरी हो चुकी है जिसके आधिकारिक चुनाव नतीजे आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 3 राउंड की काउंटिंग बाकी है। यहीं से चुनाव नतीजों का निर्धारण होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरीके की तस्वीरें हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग पीछे जो है समर्थक जो हैं वो मौजूद हैं, सुबह से ये लोग मौजूद हैं और अपने अपने पार्षद प्रत्याशियों के जीतने का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और उसके साथ ही जैसे ही इन्हें अंदर से पता लगता है कि कोई जीत चुका है तो ये ढोल नगाड़े बजाने लगते हैं और डांस करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप तो जीते हुए, कहाँ से जीते आप? भैया वार्ड नंबर 31 से। वार्ड नंबर 31 अभी जीते नहीं, अभी अंदर चल रही। अच्छा, माला अलग क्यों डाल के बैठ गए? माला डालने के लिए यहाँ पर भी लोग काफी इकट्ठे हुए हैं अपने अपने लिए। कैंडिडेट के समर्थन में और लगातार जीत के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। नितिन सेमवाल का रुख कर लेते हैं, चमोली से हमारे साथ में जुड़े हुए। नितिन, बताइए वहां से क्या अपडेट है? जी, अगर चमोली जनपद की बात करें तो चमोली जनपद में कांग्रेस ने जहां नगर पंचायतों में 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं नगर पालिका की अगर बात करें तो बीजेपी की 2 और कांग्रेस की 2 सीटें यहां पे निकली हैं। सबसे बड़ी बात यह कि गोपेश्वर जिला मुख्यालय जो सबसे बड़ी नगर पालिका थी वहां पे बीजेपी ने जीत दर्ज की। इसके अलावा कर्णप्रयाग में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। चमोली के प्रवेश द्वार अगर गौचर की बात करें तो वहां पे कांग्रेस जीती है और जोशीमठ जो अंतिम नगर पालिका है चमोली जनपद की, वहां पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। हमारे साथ बीजेपी के जो पार्षद हैं वो यहाँ पे जीते हैं, उनसे सीधा बात करेंगे कि किस तरीके का इस बार रुझान रहा बीजेपी की तरफ से और किस तरीके के परिणाम की आशंका आपको थी। जी, सबसे पहले धन्यवाद पत्रकार जी। और हम यहाँ पर 9 वार्डों में 5 जगह विजय हासिल हमने प्राप्त की है और जहाँ 2 कांग्रेस के और 2 निर्दलीय जीत के आए हैं। और अध्यक्ष हम हमारी पार्टी से कुछ गलतियां हो गई होगी जिस कारण हमारा अध्यक्ष नहीं जीत पाया। अगली बार हम मेहनत करेंगे और हमारा अध्यक्ष जरूर बैठेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके जीत के साथ ही आत्ममंथन का दौर भी शुरू हो चुका है। चलिए पुलकित का रुख कर लेते हैं, हरिद्वार से जुड़ गए हैं। पुलकित, बताइए हरिद्वार के चुनावी नतीजे क्या कहते हैं और कैसी तस्वीरें हैं? जी देखिए, हरिद्वार के जो चुनावी नतीजे हैं नगर निगम की अगर बात करें तो बेहद चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं। पिछली बार यहाँ पर कांग्रेस की बेर बनी थी और जो पार्षद की संख्या थी वो भी अच्छी खासी आई थी, लेकिन इस बार सुबह से जब से काउंटिंग शुरू हुई है अभी तक जितने भी नतीजे आ चुके हैं और जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उसमें कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। हालांकि भाजपा के लिए पूरी तरह से उत्साहित कर देने वाली खबर है। अगर नंबर्स में बात करें तो अभी तक 32 कुल 60 में से कुल 32 वार्डों के जो पार्षद के जो वार्ड है उनके नतीजे सामने आ चुके हैं। उनमें से महज 4 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है और उसके अलावा जो 28 वार्ड है वो अभी तक भाजपा के कब्जे में आए हैं। 28 लोग जो है वो भाजपा के पूरी तरह से जीत चुके हैं। ये कारण है कि जितने भी जो लोग हैं यहाँ पर जो भाजपा के जो प्रत्याशी जीत रहे हैं पूरी तरह से यहाँ से उत्साहित होते हुए ढोल डमाके बजाते हुए यहाँ से जो है गुजर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए जरूर निराश कर देने वाली खबर है। वहीं अगर मेरठ सीट की अगर बात करें तो मेरठ सीट के अब तक 5 राउंड की जो काउंटिंग है वो चल रही है और 5 राउंड में अभी तक 20,000 से ज्यादा 22 से 23,000 की जो लीड है वो कांग्रेस प्रत्याशी जैसे बनाई गई है। और ये जो लीड है ये लीड कांग्रेस के लिए आने वाले जो आगे जो राउंड होने हैं जितने वार्ड अभी बचे हैं उसमें कवर कर पाना मुश्किल नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि भाजपा के लिए हरिद्वार का जो नगर निगम का जो बोर्ड है उस पर भाजपा कब्जा करती हुई नजर आ रही है। जो काउंटिंग है वो 12 घंटे का समय लगभग हो गया है चलते हुए। अभी कुछ और घंटे ये ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि रात भर ये काउंटिंग चल सकती है और जब भी नतीजे आएंगे तो जाहिर तौर पर भाजपा के लिए जो कांग्रेस के लिए जो नतीजे होंगे बहुत ज्यादा उनको उत्साहित करने वाले नहीं होंगे, निराश कर देने वाले नतीजे हो सकते हैं जिस तरह के अभी तक नतीजे आ रहे हैं, जिस तरह के अभी तक रुझान यहाँ पर देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और चलिए अब विजयवर्धन उप्रेती के पास में चलते हैं, पिथौरागढ़ से जुड़े हुए हैं। विजयवर्धन, पिथौरागढ़ में हमने देखा दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आई, राजनीति भी जमकर हुई, लेकिन अब नतीजे काफी हद तक साफ हो चुके हैं। क्या कहती हैं चुनावों के रिजल्ट की तस्वीरें और साथ ही कौन सी पार्टी में जश्न का माहौल आप देख रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़े चौंकाने वाले नतीजे यहाँ पर आए। काफी रोचक यहाँ पर मेयर का मुकाबला रहा है। बीजेपी तकरीबन 17 वोटों से यहाँ पर जीती हुई है। एक तरीके से कांटे का मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार मोनिका महर और बीजेपी की कैंडिडेट कल्पना देवलाल के बीच देखने को मिला है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आधिकारिक घोषणा की गई है कि बीजेपी की उम्मीदवार
कल्पना देवलाल 17 वोटों से जीती हुई है। तो आप समझ सकती है कि किस तरीके से कांटे का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि अभी जो जानकारी मिली है, कांग्रेस जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उन्होंने रिकाउंटिंग की यहाँ पर मांग की है, क्योंकि काफी कड़ा मुकाबला दिखा है। 17 वोटों का मुकाबला अंतर यहाँ पर हार और जीत के बीच रहा है। इस तरीके का मुकाबला पिथौरागढ़ में कभी नहीं देखने को मिला है। और मैं कुछ लोग यहाँ पर है बीजेपी से जुड़े हुए लोग, आइए उनसे आपकी बात कराता हूँ कि किस तरीके से देख रहे हैं। देखिए, पिथौरागढ़ के जो है कि एक सामान्य परिवार से एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और एक ऐतिहासिक विजय आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यहाँ पर होने जा रही है। मैं यहाँ के जनता का, माताओं का, बहनों का, युवा साथियों का और बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने आज ऐतिहासिक विजय दिलाई है, मैं इस प्रदेश के प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भटजल का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। देखिए, निश्चित तौर पे जीत बीजेपी को मिली है, खुशी में कार्यकर्ता है, लेकिन ये बात भी अपने आप में सही है कि इस जीत के लिए बीजेपी को लंबा इंतजार करना पड़ा। काफी कठिन चुनौती थी। मात्र 17 वोट से बीजेपी यहाँ पर जीती है। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो जीत है ये पिथौरागढ़ नगर निगम तो के अलग अलग रहने सीटों से हमने वाले आपको तस्वीरें दिखाई, हर जगह पर जश्न का माहौल है, लेकिन कई जगह पर जो रिजल्ट सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। आप सभी का जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। और न्यूज 18 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के सवाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी की कार्यप्रणाली में यूसीसी की झलक है। उत्तर प्रदेश में यूसीसी पहले से ही लागू है। एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। रात को 8 बजे सीएम योगी का महा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देखिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तो जब सवाल किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ से कि यूपी में भी यूसीसी लागू होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले से ही यूपी में यूसीसी लागू है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूपी की कार्यप्रणाली में यूसीसी की झलक है। उत्तर प्रदेश में यूसीसी पहले से ही लागू है। और साथ ही यूपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और कब तक? यूपी की कार्य पद्धति से कहीं आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी लागू हो चुका है? ये ऑलरेडी लागू है। न्यूज 18 पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, समाज के दबे कुचले लोगों के हक के लिए गोरक्षपीठ दलित, वंचित, पिछड़ी जातियों को उनका अधिकार मिल रहा है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ दल समाज को बांटना चाहते हैं। कुछ लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के नाम पर बांटने में लगे हुए हैं। समाज को इस तरह से बांटना देशद्रोह से कम नहीं है। परिवारवाद को बढ़ावा देना वर्तमान भारत में स्वीकार्य नहीं है। एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। रात को 8 बजे आपको पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। महंत अवैधनाथ जी भी कहते थे कि जो राम जन्मभूमि मूवमेंट है वो हिंदुओं को एकत्रित, एकजुट करने का एक मूवमेंट है। मंडल कमीशन ने जो है लोगों को, हिंदुओं को कास्ट में बांटा, वो मानते थे कि ये उसको जोड़ रहा है। अब जैसे ही आपने इतना बड़ा आयोजन किया, अब अपोजिशन पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये धार्मिक आयोजन का राजनीतिकरण है। इसको आप कैसे देखते? देखिए, मेरा ये मानना है और हम लोग ये मानते रहे हैं, गोरक्षपीठ ये मानती रही है कि समाज में दबे कुचले वंचित लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। दलित हों, वंचित हों, पिछड़ी जाति के लोग हों, समाज में गरीब तबके के लोग हों, सौभाग्य से स्वतंत्र भारत में उन सबको उनका अधिकार प्राप्त हो रहा है। लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटा जाए, जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, यह देशद्रोह से कम नहीं। यह अपने आप में एक देशद्रोह है। जातिवाद के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर आप समाज को बांटेंगे और सत्ता प्राप्त करके फिर परिवारवाद को बढ़ावा देंगे। वर्तमान भारत इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसको नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। इससे देश कमजोर होगा। हमें बांटना नहीं है, हमें एक रह करके भारत को मजबूत बनाना है। भारत की मजबूती सनातन धर्म की मजबूती है, हर एक भारतवासी की मजबूती है।
फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको बता दें महाकुंभ पर सीएम योगी का महा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखना ना भूलिए। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ आज रात 8 बजे। वो शख्स जो अभूतपूर्व ऐतिहासिक महाकुंभ का शिल्पकार है, भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भारत की सबसे बड़ी पार्टी के स्टार प्रचारक सीएम योगी की न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत। महाकुंभ पर सीएम योगी एक्सक्लूसिव, सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क पर। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। अपनी और देखिए, महाकुंभ के विशेष बुलेटिन के जरिए न्यूज 18 लगातार आप तक एक एक तस्वीरें पहुंचा रहा है। और इन सब के बीच अगर हम बात करें शाही स्नानों की, अमृत स्नानों की, तो वैसे तो हर रोज का स्नान अपने आप में बहुत ही खास है इस पवित्र धरती पर, लेकिन 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है, जो कि सबसे शुभ और पवित्र दिन माना जा रहा है स्नान के लिए। और राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। करीबन 10.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग मौनी अमावस्या के दिन डुबकी लगाने वाले हैं, ऐसा अंदेशा राज्य सरकार की तरफ से लगाया गया है। क्या है तैयारियां और मौनी अमावस्या का दिन क्यों खास है, ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में 29 जनवरी को तीसरा अमृत स्नान है। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का खास महत्व है, इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने पहुंचेंगे। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है। अमृत स्नान के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए यातायात और सुरक्षा के लिए मेला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। मेला प्रशासन ने सेक्टर लेवल पर श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने की तैयारी की है। जिस सेक्टर या जोन में श्रद्धालु आ रहे हैं, उसी सेक्टर या जोन से उन्हें वापस भेजा जाएगा। किसी भी सूरत में उन्हें संगम नोज या किसी अन्य जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी एडीएम, एडिशनल एसपी, सीओ, एसडीएम और सेक्टर मजिस्ट्रेट को उनके कार्यक्षेत्र में रहकर सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। संगम नोज या अन्य जोन पर 27 से 29 जनवरी को मूवमेंट कम से कम रखने की बात कही गई है। लोगों की सुविधा के लिए 12 किलोमीटर लंबे घाट का निर्माण किया गया है। अमृत स्नान 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या की तिथि को है। माना जाता है कि इसी दिन अमृत कलश से जो अमृत की बूंदें हैं वो त्रिवेणी संगम पर गिरी थीं, तो इसमें सम्मिलित होने के लिए लगभग 10 करोड़ लोग आ रहे हैं। उसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बैरियर और बैरिकेड्स पर भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा। उड़न दस्ते और वॉच टावर की टीमें तैनात की जाएंगी। संस्थानों को होल्डिंग एरिया के रूप में उपयोग करने और जरूरत पड़ने पर अस्थायी पार्किंग क्षेत्रों के विकास के भी निर्देश दिए गए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए संस्थानों में रात्रि ठहराव की व्यवस्था की जाएगी। मौनी अमावस्या महाकुंभ का सबसे प्रमुख पर्व है। महाकुंभ में सारी व्यवस्थाएं इसी पर्व को ध्यान में रखकर की जाती है। श्रद्धालुओं के प्रयागराज तक पहुंचने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रेनें और बसें चलाई जा रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे की 184 से अधिक मेला स्पेशल ट्रेनें, उत्तर मध्य रेलवे करेगा 400 ट्रेनों का संचालन। हर 4 मिनट पर मिलेगी ट्रेन की सुविधा। टिकट के लिए भी किए गए विशेष इंतजाम। अमृत स्नान के लिए यूपी के अलग अलग हिस्सों से रोडवेज बसें भी चलाई जाएंगी। लगभग 6000 बसें अलग अलग डिपो से प्रयागराज महाकुंभ के लिए लगाई गई हैं। प्रयागराज में भी 350 शटल बसें संचालित की जाएंगी, जो बिना पैसा लिए ही श्रद्धालुओं को महाकुंभ मेला स्थल तक बस अड्डों से पहुंचाएंगी। मौनी अमावस्या को ध्यान में रखते हुए बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वॉच टावर बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ संस्थानों को होल्डिंग एरिया के रूप में भी रखा जाएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या
सबसे प्रमुख पर्व है और इस पर्व को ध्यान में रख कर के ही सारी तैयारियां की जाती हैं। देश भर से ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बसें चलाई जा रही हैं ताकि किसी भी यात्री को, श्रद्धालु को यहां आने में असुविधा ना हो। इसके साथ ही साथ वॉच टावर पर जो पुलिस की व्यवस्था है वो भी की गई है, कैमरे से मॉनिटरिंग की जाएगी। आप देख सकते हैं कि हेड काउंट्स होंगे, जो तमाम भीड़ नियंत्रण के प्रयास जो बताए गए हैं वह सब कुछ हेड काउंट के जरिए भी किया जाएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या ही ऐसा महापर्व है जिसको ध्यान में रखकर संपूर्ण तैयारियां की जाती हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए संस्थानों में रात्रि ठहराव की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही साथ वॉच टावर पर टीमें भी तैनात की जाएंगी। उड़न दस्ते का निर्माण किया गया है जो बीच बीच में जाकर सब निगरानी करेंगी। इसके साथ ही साथ श्रद्धालुओं को प्रयागराज पहुंचने के लिए तमाम जो बसें और ट्रेनें चलाई जाती हैं उसकी व्यवस्था भी की गई है। कुल मिलाकर मौनी अमावस्या की जो ये तैयारी है वह पूरी तरीके से कारगर दिखाई दे रही है और सही दिशा में भी है। करोड़ों श्रद्धालुओं को महाकुंभ पहुंचने की उम्मीद मौनी अमावस्या पर है, लिहाजा तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। फिर चाहे बस सेवा हो या फिर ट्रेन, वहीं भीड़ नियंत्रण के लिए भी बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। प्रशासन श्रद्धालुओं से भी अपील कर रहा है कि जो भी एडवाइजरी जारी की गई है उसका पालन जरूर करें, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, महाकुंभ के विशेष बुलेटिन के जरिए न्यूज़ 18 लगातार आप तक एक एक तस्वीरें पहुंचा रहा है। और इन सब के बीच अगर हम बात करें शाही स्नानों की, अमृत स्नानों की, तो वैसे तो हर रोज का स्नान अपने आप में बहुत ही खास है इस पवित्र धरती पर, लेकिन 29 जनवरी